हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो बच्चों आज हम टॉपिक नंबर 5 पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस भी कह सकते हो। तो बच्चों इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं जिसने ना देखी हो तो वो देख लें, क्योंकि चार्जेस की जो बेसिक चीज़ें हैं उनसे आप सीखते हुए आओगे तो आपको और ज़्यादा फायदा होगा। उसके लिए आपको टाइप करना होगा यूट्यूब पर इलेक्ट्रोस्टैटिक RKC ऑनलाइन स्टडी, तो मेरी वीडियो आप तक पहुँच जाएगी और आप आराम से वीडियो को देख सकते हो। तो निकाल लो अपने कॉपी और पेन और स्टार्ट करो करना, ठीक है। तो बच्चों प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे और कुछ क्वांटाइजेशन चार्ज पढ़ाया था, एडिटिविटी पढ़ाया था, कंजर्वेशन आपको पढ़ाया था। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस और एनहिलेशन और पेयर प्रोडक्शन की डेफिनेशन। आज हमें इतना ही काम करना है, ओके। तो टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से लिखा है यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो क्या होती है बच्चों थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेस विद इट्स स्पीड। कहने का मतलब ये है कि कोई मास वाली जो बॉडी होगी, और बच्चों यहाँ पे मास जो है ना वो बड़ी स्केल पे नहीं है। यहाँ पे जो मास है असल में मैं क्वांटम पार्टिकल की बात कर रहा हूं, क्वांटम पार्टिकल की, ये याद रखो। क्वांटम पार्टिकल की बात हो रही है बच्चों। क्वांटम पार्टिकल वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो उनकी बात चल रही है बच्चों। उनका जो मास होगा, तो क्वांटम पार्टिकल का जो मास होगा, अगर उनकी वेलोसिटी, अगर उनकी स्पीड लगातार इंक्रीज हो रही है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमको बताई, उन्होंने हमको ये बताया कि जिस चीज का जिस क्वांटम लेवल पे जो मास होगा उसकी स्पीड अगर बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा, मास भी इंक्रीज होगा। अब हजम करने वाली बात है तो हजम करना ही होगा। क्वांटम लेवल पे बच्चों ये चीज होती है, ठीक है। हाँ, बड़े लेवल पे नहीं होती पर क्वांटम लेवल पे होती है। तो क्या याद रखना पड़ेगा आपको? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मास, कौन से? क्वांटम पार्टिकल का, ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस विद इट्स स्पीड। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी तो मास ऑफ बॉडी भी बढ़ता जाएगा, मास ऑफ बॉडी भी बढ़ता जाएगा। सिंपल है बच्चों, आगे करें। तो बच्चों यहां पे एक फॉर्मूला दिया उन्होंने फॉर्मूला दिया m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस v का स्क्वायर अपॉन c का स्क्वायर। ये उन्होंने फॉर्मूला दिया। तो वेयर m जो है वो क्या है बच्चों? m जो है वो मोशन वाला मास है। m जो है वो कौन सा मास है? मोशन वाला। मतलब वो बॉडी जो मोशन कर रही होगी तो उसको m से शो करेंगे। तो ये m नॉट क्या है बच्चों? m नॉट है रेस्ट मास। जब बॉडी आपकी रेस्ट पर होगी उसे रेस्ट मास कहेंगे। v का मतलब क्या हो गया बच्चों? वेलोसिटी ऑफ बॉडी हो गई, वेलोसिटी ऑफ बॉडी हो गई कि बॉडी की खुद की कितनी वेलोसिटी है। और c का मतलब होता है बच्चों स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और वो आपको पता ही है कितनी होती है, एयर या वैक्यूम, कुछ भी कह दो, एयर और वैक्यूम, तो कितनी होती है? ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इस रिलेशन की मदद से उन्होंने हमें यह समझाया कि जो भी मूविंग करने वाला मास होगा, अगर उसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी तो मास भी क्या होगा? बढ़ेगा, मास भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस रिलेशन से उन्होंने हमको समझाया था। तो बच्चों ये तो टॉपिक था जो कि आपके कोर्स में है तो पढ़ा दिया, लेकिन ये ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में नहीं आता है। पेपर में इसके रिलेटेड चीज ये आती है, ये आती है कि चार्ज और मास का क्या डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो मैं आपको टोटल 5 डिफरेंस कराऊंगा चार्ज और मास के। तो बी रेडी, कॉपी पेन लेके जल्दी से नोट कर लो, फिर चार्ज और मास का डिफरेंस करते हैं। चलो बच्चों फटाफट जल्दी। ओके बच्चों, चलो डिफरेंस करते हैं चार्ज और मास का। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही लिख दिया, ठीक है। नहीं तो यार फिर आप लोग भी बोरियत हो जाओगे। बस समझना है, यहाँ पे आके समझना है, ठीक है। तो लिखने को तो आप अभी लिख लेना, पर अभी समझो आप अच्छे से, ठीक है। तभी मैंने पहले लिख दिया। अच्छे बच्चों की तरह, सुंदर बच्चों की तरह जरा समझना शुरू करो। तो यहाँ पे चार्ज और बच्चों मास है, सिंपल सी बात है। तो चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। चार्ज आपका, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, चार्ज आपका पॉजिटिव 2 कूलम भी हो सकता है, नेगेटिव 2 कूलम भी हो सकता है, और चार्ज आपका 0 कूलम भी हो सकता है, चार्ज आपका 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो चार्जेस इन तीनों फॉर्म में रह सकता है। पर जो मास है बच्चों, मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा जो मास होगा वो आपका 2 kg होगा, 0.5 kg होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। माइनस का 2
2 kg, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये रॉन्ग है। तो मास हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। पॉइंट नंबर 2, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। इसका मतलब ये होता है कि चार्ज जो होता है वह स्पीड बढ़ने से चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहां पे अगर बात करें मास ऑफ बॉडी इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ स्पीड, तभी तो मैंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको पढ़ाई थी। तो ये बोल रहा है बॉडी का मास इंक्रीज होगा अगर स्पीड होगी इंक्रीज, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने रिलेशन दिया था m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी का स्क्वायर बाय सी का स्क्वायर के हिसाब से ये चीज बच्चों होती है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। चार्जेस में बच्चों दोनों तरह की फोर्स होती है, अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। पर जो बच्चों मास होता है दो मासेस के बीच में ऑलवेज ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, तो चार्जेस में रिपल्सिव अट्रैक्शन दोनों हो सकता है, पर मासेस में ओनली अट्रैक्शन हो सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। अ चार्ज बॉडी ऑलवेज हैव सम मास। जो भी बॉडी होगी, चार्ज बॉडी होगी, उस पर हमेशा मास होगा। भाई बिना बॉडी के तो चार्ज हो ही नहीं सकता। चार्ज हो सकता है बॉडी पर, चार्ज हो सकता है बॉडी पर। जैसे मेरे पास ये बॉडी है, इसको मैंने ऐसे ऐसे ये रगड़ दिया तो इस पर चार्ज आ गया, तो ये मेरी बॉडी है। ठीक है, जिस पर चार्ज आ गया। तो भैया बॉडी के बिना चार्ज तो नहीं हो सकता, बॉडी के बिना चार्ज तो नहीं हो सकता, पर चार्ज के बिना बॉडी हो सकती है। मान लो अब मैंने रगड़ा नहीं, ये न्यूट्रल बॉडी है, तो इसका नेट चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। तो कहने का मतलब ये है अ चार्ज बॉडी ऑलवेज हैव सम मास। चार्ज बॉडी के पास कुछ मास होगा, लेकिन अ बॉडी पजेसिंग मास मे नॉट हैव एनी नेट चार्ज। मतलब किसी बॉडी का अगर मास होगा तो जरूरी नहीं है कि उस पर चार्ज हो, वो न्यूट्रल भी हो सकती है। अब बच्चों नेक्स्ट, चार्ज आपका स्ट्रिक्टली कंजर्व रहता है। चार्ज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, और चार्ज में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। लेकिन बच्चों मास कंजर्व नहीं होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि एंटोनी लवॉइसर, हमने क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ी है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट का मास हमेशा बराबर रहता है। तो बच्चों आपने 11th में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की लिमिटेशन पढ़ी होगी, तो उसमें लिमिटेशन आई होगी न्यूक्लियर रिएक्शंस की। तो बच्चों जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है ना, उसमें मास थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा होता है ना, तो मास एनर्जी से डिस्ट्रॉय हो जाता है और मास में फर्क पड़ जाता है। तो बच्चों यहां पे अगर थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको, तो क्या बोलते हैं, ये रिएक्टेंट हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट आपका 5 ग्राम में, प्रोडक्ट आपका कितना बना, प्रोडक्ट आपका 4 ग्राम बना। किसमें बना, न्यूक्लियर रिएक्शंस में बना। और आपका जो 1 ग्राम है उसका क्या हुआ बच्चों, 1 ग्राम में ही तो वो ब्लास्टिंग करी। 1 ग्राम को डेल्टा एम से दिखाते हैं, जिसको मास डिफेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मास डिफेक्ट। और जितना ग्राम वो डिफेक्ट होगा, जितना ग्राम वो डिफेक्ट होगा, उतनी ज्यादा तबाही होगी। तो कहने का मतलब यह है कि मास आपका कंजर्व नहीं होता है। और आप एग्जांपल दे सकते हो न्यूक्लियर रिएक्शंस का, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस जब डायनामाइट या कोई बॉम्ब फटता है बच्चों, उस समय मास डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी जल्दी डिफरेंस नोट करिए, फिर हम 2 डेफिनेशन पर आते हैं, एक एनहिलेशन और एक पीयर प्रोडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पेपर के लिए। तो जल्दी जल्दी बच्चों कॉपी पेन निकालो, नोट करो यार, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, नोट करना है बस। ठीक है, ओके, जल्दी जल्दी नोट करो। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन ये 2 हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और बिल्कुल एनसीईआरटी से खोद के ये चीजें निकलती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं। ओके, और अगली वीडियो में कूलम्स लॉ करेंगे, ये वादा है। अब मेरा चार्जेस कंप्लीट हो चुका है। तो अब क्वेश्चन है, डिफाइन एनहिलेशन ऑफ मैटर। पहले एनहिलेशन का मतलब क्या होता है। एनहिलेशन का मतलब होता है बच्चों कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, किसी का टूट जाना, किसी का बिखर जाना। ठीक है, किसी का ब्रेकअप हो जाना, वो वाला नहीं, बस थोड़ा सा समझ लो। बस कंप्लीट डिस्ट्रक्शन बच्चों, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन को एनिहिलेशन कहते हैं। लेकिन कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कराने के लिए अगर हमारे पास एक पार्टिकल है तो उसका एक एंटी पार्टिकल भी होना चाहिए। और यहां पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन का, यहां पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन का। तो यहां पे मेरे पास सुंदर सा ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है बच्चों। और इलेक्ट्रॉन का एक अपोजिट पार्टिकल अब ढूंढ लिया गया है बच्चों। और इलेक्ट्रॉन का जो अपोजिट पार्टिकल होता है उसे बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों, पॉजिट्रॉन।
तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब आपस में कोलाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब आपस में कोलाइड करेंगे, टक्कर खाएंगे, तो इनका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करके ये एनर्जी रिलीज करेंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और ये बनाएंगे दुगुना गामा रेडिएशंस, दुगुना गामा रेडिएशंस बनाएंगे, गामा रेज बनाएंगे बच्चों ये। और आपको पता है कि गामा रेज आपकी न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि उनका जो नेट चार्ज होगा वो जीरो होगा, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो गामा रेज बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो क्या होता है एनहिलेशन, एनहिलेशन इज द प्रोसेस इन विच पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल कोलाइड्स एंड डिसअपियर, गायब हो जाते हैं, एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और रिएक्शन आपके सामने है। लेकिन बच्चों फिर बाद में ये देखा गया कि जो ये रेडिएशन बना है इन पार्टिकल्स से, ये रेडिएशन बना है, तो क्या हम बैकअप कर सकते हैं, क्या बैकअप कर सकते हैं? कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो रिवर्सिबल हो जाती है आपकी, तो क्या ये रिवर्सिबल हो सकता है? तो बच्चों ये पॉसिबल हो गया और ये रिवर्सिबल हो गया। हम गामा रेडिएशन से दोबारा ये बना सकते हैं, दोबारा से ये जोड़ा बना सकते हैं, दोबारा इसका कपल बना सकते हैं। ये आपका हस्बैंड है तो ये आपकी वाइफ है, ठीक है, तो भैया बना सकते हैं, यहाँ पे दोबारा से कपल बना सकते हैं। तो इस चीज को कहते हैं बच्चों पेयर प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ पेयर प्रोडक्शन इन विच गामा रेज स्ट्राइक ऑफ अ मटेरियलाइजेस, काफी टफ मटेरियल पे स्ट्राइक कराना पड़ेगा गामा रे को, लाइक प्लेटिनम। प्लेटिनम बहुत बढ़िया होता है किसी भी चीज पे टक्कर खाने के लिए, और वो हमें इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर दोबारा से दे देगा। तो देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर देता है कि नहीं देता है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दो गामा रेस थी, हमारे पास यहाँ पे दुगुना जो गामा रेस थी, अगर हम उसकी प्लेटिनम से टक्कर करा दें, किससे टक्कर करा दें बच्चों? प्लेटिनम मेटल से टक्कर करा दें, तो वो हमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो पेयर है वो वापस दे देता है, ये पेयर हमें वापस दे देता है, और इसी को बोलते हैं बच्चों पेयर प्रोडक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई होगी अच्छे से। ओके, तो नोट डाउन कर लो इसे, ठीक है ना। तो दोनों डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई। तो बच्चों आपको रोजाना पढ़ना है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ना है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी लंबी वीडियो और बना दूं अगर मेरे पास टाइम हो थोड़ा सा। तो अगली जो वीडियो होगी, जो लेक्चर नंबर 6 होगा, वो कूलम्ब्स लॉ के ऊपर होगा, बिल्कुल डिटेल में होगा बच्चों, और कहीं पे भी आपका कॉन्सेप्ट जाएगा नहीं, सारा डिटेल में कराऊंगा मैं आपको। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, और क्या बोलते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर देना ये चीज़, ताकि आपके दोस्तों के भी हेल्प हो सके। और वो लाल बटन जो है उसको दबा देना, जितनी गुस्सा निकालना है, भड़ास निकालने वो सारी उस पर निकाल लेना, और आगे बढ़ाओ, उस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, ताकि दूसरों के भी मदद हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।